बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। उम्मीद करते हैं आप सभी सेहतमंद होंगे और बहुत बहुत फिट होंगे। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, कौन सी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए जानते हैं। आज सबसे पहले आपको दिखाएंगे दर्शकों, जंतर मंतर पर उपद्रव चल रहा था, लेकिन अब यह बिहार चला गया और आज बिहार में तेज प्रताप यादव को जेल के अंदर डाल दिया है। आपको बताऊंगा बिहार में बवाल के दौरान पुलिस ने AK-47 क्यों लहराई। इसके बाद दिखाएंगे दर्शकों, आज जनजी के लिए पीएम मोदी ने एक और मैसेज दिया है। आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया हाई पावर टास्क फोर्स बन चुके हैं और कल संसद में जनजी के लिए, छात्रों के लिए क्या होने वाला है, यह भी आपको बताऊंगा। इसके बाद बताएंगे दर्शकों, उत्तर प्रदेश लेकर चलेंगे। एक तरफ जनजी को योगी आदित्यनाथ ने मैसेज दिया और यूपी की सियासी पारे को गरमा दिया, और इधर असद उद्दीन ओवैसी के एंट्री से अखिलेश यादव परेशान हो गए। बताऊंगा यूपी में अभी सियासत शुरू हो चुकी है। इसके बाद लेकर चलेंगे बंगाल में दर्शकों बहुत बड़ी खबर है। 653 साल पुरानी इमारत पर विवाद बढ़ गया। मुस्लिम पक्ष इसे अदीना मस्जिद बताता है और हिंदू पक्ष इसे आदिनाथ भगवान शिव का मंदिर बताता है, लेकिन अब यहां पर पूजा करने की तैयारी है। ASI क्या कह रही है, हिंदू संगठनों का कहना है, आज आपको बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे दर्शकों, युद्ध के मैदान में डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए। क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये रणनीति है? लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास मिडिल ईस्ट में मिसाइलें खत्म हो गई हैं, इसलिए वो परेशान हो गए हैं। आखिर युद्ध में हुआ क्या है, ये आपको बताएंगे। और आखिर में बात करेंगे दर्शकों तूफान की, जिसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और अगर वो आया तो अपने साथ तबाही लेकर आएगा। इसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। दर्शकों, देश का ध्यान दिल्ली पर था और दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रोटेस्ट खत्म करने की बात कही, लेकिन दर्शकों अब ये प्रोटेस्ट जो है अलग अलग राज्यों में जा चुका है। आज आपको बताएंगे बिहार में गजब हो गया। पुलिस ने AK-47 तान दी, तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार कर लिया, और अब छात्रों से पूछा जा रहा है कि पंजाब और कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने कब जाएंगे। आज आपको दिखाएंगे किन किन राज्यों में प्रदर्शन हुआ है, लेकिन बिहार में कैसा हंगामा हुआ दिखाते हैं आपको। सर, क्या बाकी राज्यों में भी CJP इस तरीके से प्रोटेस्ट करेगी? आम आदमी पार्टी आपने मंच दिया, आम आदमी पार्टी आपने मंच दिया, क्या पंजाब में करेंगे? पंजाब में करेंगे, पंजाब में। अपने हक के लिए और अपने युवाओं के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। जब तक ऐसे चोर लोग सत्ता में बैठे रहेंगे, तब तक जो है देश हमारा सुधरने वाला नहीं। फार्मेसी पेपर लीक, ADO पेपर लीक, एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब कब रिजाइन करेंगे? जवाब तो पूछना पड़ेगा ना, आम आदमी पार्टी से भी, CJP से भी और कांग्रेस से भी। ये बच्चों के नाम पर ड्रामा करने वाली, नौटंकी करने वाली पार्टी, बच्चों के कंधों पे बंदूक रखकर बंदूक चलाने वाली पार्टी आज अपने मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं ले रहे। तुम्हारे झूठ के सहारे ही जनता ने तुम्हारी ये स्थिति कर दी है कि एक को कोई पूछता नहीं, दूसरे के शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना पड़ रहा है। आपको पहली तस्वीर बिहार की दिखाता हूं। अब जंतर मंतर क्या बिहार में शिफ्ट हो गया, देखिए जरा कितना हंगामा हुआ है, तोड़फोड़ की जा रही है। फुल फ्रेम दिखाइए, एम्बुलेंस सुनाइए जरा।
प्रदर्शन देखिए प्रदर्शन लेकिन दर्शकों, इसकी चर्चा हो रही है कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बंदूक तानी, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये AK-47 है। ये देख रहे हैं आप, दर्शकों को दिखाइए, जरा फुल फ्रेम दिखाइए। प्यार हो गया सर, इतना अच्छा मालूम हो जाए आपसे। तो जाने दीजिए सर, मत करिए। दर्शकों, पुलिस को उकसाया जा रहा है और अब तेजस्वी यादव ये वीडियो जारी करते हैं और सवाल उठाते हैं कि कार्रवाई की जा रही है सम्राट सरकार की तरफ से। दिखाइए जरा इस तस्वीर को जो जारी किया तेजस्वी यादव ने। चला देखे सर, गोली चला रहा है। गोली लग चुका है इसको, आर पार हो चुका है पैर में। यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे गोली लग चुका है, यहीं पे हुआ है एकदम, देख सकते हैं। अब बिहार में प्रदर्शन तेज हो रहा है और इधर अब हिंसा भड़काने का आरोप लग रहा है, लेकिन बिहार में दर्शकों पुलिस की क्या भूमिका है, जरा सुनवाइए बिहार पुलिस क्या कहती है। सर की गाड़ी है, सर की गाड़ी है, सर की गाड़ी सर की पूरी रिस्पेक्ट से हम आपको लेके जाएंगे सर। कहाँ पे ले जा रहे हैं सर? आप माननीय DSP लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी है सर, उसमें आपको हम ठीक है, हम समझ और बात करेंगे। आप मेरा गाड़ी स्पॉट कीजिए, गाड़ी स्पॉट कीजिए, गाड़ी में बैठे खतरा हो। हम वकील को बुलाए, हाँ बुला लीजिए, आप भी साथ में, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप उधर से आ जाइए, उधर से बैठिए, ठीक है आप उधर से आ जाइए, उधर से बैठ जाइए, आप बैठिए प्लीज, आप पीछे बैठ जाइए, आप पीछे बैठिए। देखा दर्शकों, तेज प्रताप यादव को पुलिस ने उठा लिया, लेकिन यहाँ अब CJP कॉकरोचों से पूछा जा रहा है कि वो कांग्रेस की सरकार में जो पेपर लीक हुआ तो उसके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब मांगेंगे, पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब मांगेंगे। सुनिए जरा वहां क्या हुआ। यही सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या जहां जहां पेपर लीक हो रहे हैं जिन जिन राज्यों में, क्या उन राज्यों में भी CJP का इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? चाहे पंजाब हो, कर्नाटक हो। भाई पैर दब जाएगा, आशुतोष रोकना भैया, भाई मेरे को बैठने देना, एसी से चढ़ाओ ना इसके। सौरभ, क्या बाकी राज्यों में भी CJP इस तरीके से प्रोटेस्ट करेगी? आशुतोष, आम आदमी पार्टी को आपने मंच दिया, आम आदमी पार्टी को आपने मंच दिया, क्या पंजाब में करेंगे? पंजाब में करेंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी को ने मंच दिया। इस पर कॉकरोच जनता पार्टी कुछ नहीं बोली, अब आप समझिए। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जेनजी के लिए एक और संदेश जारी किया है। छात्रों के लिए क्या संदेश है प्रधानमंत्री का, सुनवाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज़्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा। ये बहुत बड़ा कदम है सरकार का, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको बताता हूं विवाद किस वजह से हो रहा है। दिखाइए जरा, जंतर मंतर तो खाली हो गया है
लेकिन बिहार में प्रोटेस्ट शुरू हो गया दर्शकों। अब बिहार में तेजप्रताप यादव ने छात्रों को बुलाया, ऐसा आरोप लगाया। उन्होंने कहा बिहार में आइए, फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन धर लिए गए पुलिस के द्वारा। अब इधर सीजेपी से पूछा कि आप पंजाब कब जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर पेपर लीक हुआ, वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब मांगेंगे। कोई जवाब नहीं आया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कॉकरोचों ने कहा कि हम सोचेंगे कर्नाटक जाना है नहीं जाना है, क्योंकि वहां पर भी पेपर लीक हुआ और वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है। अब राजनीति इस मामले में दर्शकों शुरू हो गई, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के लोग फंस गए। करे तो करे क्या? क्या इस्तीफा मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? और मोदी सरकार कल कौन सी बड़ी तैयारी में है, दिखाऊं आपको। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। जंतर मंतर वाली आग अब सिवान तक पहुंच गई है। छात्रों के नाम पर शुरू हुआ प्रदर्शन अब पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ में बदल गया है। शांति का झंडा उठाकर आए कॉकरोच अब अपना असली रंग दिखा रहे हैं। तेजप्रताप यादव खुलेआम कह रहे हैं कॉकरोच बिहार आए, फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन सम्राट फोर्स ने बिना देर के वारंट निकाल दिया। अब वो सलाखों के पीछे हैं। क्या ये वही लोग हैं जो पेपर लीक के खिलाफ रो रहे थे? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में हुए पेपर लीक पर खामोश है। कर्नाटक में कांग्रेस के शिक्षा मंत्री पर इस्तीफे की मांग तक नहीं हो रही और यूपी बिहार में आग सुलगाने की चेतावनी दी जा रही है। योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी चिंता करने की जरूरत है। अब योगी जी थोड़े पेपर लीक अपने प्रदेश में रोक लीजिए, वरना भी जितने लोग जंतर मंतर पर पहुंचे यूपी से, उससे कहीं ज्यादा लोग यूपी में आंदोलन करेंगे। बीजेपी ने साफ कर दिया ये प्रदर्शन इन्हीं के द्वारा प्रायोजित है। जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां हिंसक भीड़ माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रही है। चाहे योगी आदित्यनाथ को चुनौती देना हो या बंगाल में शुभेंदु सरकार के खिलाफ साजिश, लेकिन बीजेपी एक एक कॉकरोच के चेहरे से शांति का नकाब उतार रही है। सदन में वो बिल पेश करने जा रही है जिससे पेपर लीक माफिया को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। दर्शकों, आपको दिखाएंगे कल सदन में मोदी सरकार की क्या तैयारी है, कौन सा बिल आने वाला है और इस बिल में क्या क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलता हूं बिहार, क्योंकि बिहार में जबरदस्त बवाल चल रहा है दर्शकों। अब इस बवाल में तेजस्वी यादव और सम्राट सरकार आमने सामने आ गए। जंतर मंतर के बाद बिहार में भारी बवाल शुरू हो गया। देखिए आप इधर, बिहार बंद के दौरान सिवान में उपद्रवियों ने तांडव मचाया। लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव सड़कों पर उतरे थे। उन्होंने सीजेपी को बिहार आकर प्रदर्शन करने का न्योता भी दिया, जिसके बाद पटना के गांधी मैदान थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और तेजप्रताप यादव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आप देखिए जरा। अब इस गिरफ्तारी के बाद बिहार में सियासत होने लगी। 24 दिन बाद विदेश यात्रा से लौटे तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी। पटना एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्होंने आंदोलन का ऐलान कर दिया। बिहार के लोग सुने क्या कहा। तेजस्वी ने सीएम सम्राट चौधरी को सड़क छाप गुंडा बता दिया और कहा जिनके ऊपर हत्या के 7 गंभीर मुकदमे दर्ज रहे हों वो छात्रों और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि छात्रों पर, ये देख रहे हैं आप, AK-47 से फायरिंग की गई है। वीडियो भी जारी किया तेजस्वी ने। साथ ही भाई तेजप्रताप की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए और गिरफ्तार लोग जिसमें तेजप्रताप यादव भी शामिल हैं, अगर रिहा नहीं किया गया तो बिहार में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और बिहार में ये आग सुलगाने की कोशिश की जा रही है। सुनिए तेजस्वी क्या कहते हैं। आज है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया। कल AK-47 जो है छात्रों पर जो है चलाई, 3 जो सिवान के जो छात्र हैं वो घायल, और हर जगह से ये खबरें आ रही है कि बिहार में अलग अलग जिलों में जो है पुलिस ने गलत तरीके से जो है कार्रवाई की है, लोगों पर लाठियां बरसाई है, लोगों पर फर्जी मुकदमा किया है। तो हम कहना चाहेंगे कि कल तक अगर यहाँ नहीं करोगे तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, ये लड़ाई अब धीरे धीरे अगले प्रदेशों की तरफ बढ़ रही है। क्या इसके पीछे सियासी कारण है?
आइए मैं आपको समझाता हूं। पहले आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी सरकार ने बेरोजगार युवाओं पर लाठी चलवाई, ये कांग्रेस ने हमला बोला है। पहले तस्वीर दिखाइए जरा, वहां हुआ क्या। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए, आप सरकार में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठने लगी क्योंकि पंजाब में पेपर लीक हुआ। दिखाइए जरा, सुनवाइए इसे। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਉਹ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏਗਾ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਹੁਣੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਤੇ ਕ੍ਰੈडिबिलिटी लेवे ਅੱਗੇ। अब दर्शकों, पंजाब में आप सरकार है और इसको लेकर बीजेपी अब आवाज उठा रही है। दिल्ली में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्या कहा, सुनिए जरा। कल आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बहुत चिल्ला के बोल रहे थे हमारा पेपर लीक होगा तो हम मंत्री को रिजाइन कराएंगे। कल भी और परसों भी अभिजीत दीपी के जो कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जब उनसे पूछा गया कि क्या पंजाब पेपर लीक पर रिजाइन होना चाहिए तो उन्होंने कहा बिल्कुल पंजाब पेपर लीक पर भी रिजाइन होना चाहिए। लेकिन ये बच्चों के नाम पर ड्रामा करने वाली, नौटंकी करने वाली पार्टी, बच्चों के कंधों पे बंदूक रखकर बंदूक चलाने वाली पार्टी आज अपने मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं ले रहे। अब सवाल यही है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है? क्योंकि कॉकरोचों की तरफ से कोई भी आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला नहीं कर रहा है। क्या केजरीवाल इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? यह बीजेपी आरोप लगा रही है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया है। पेपर लीक के मुद्दे पर काफी ज्यादा गरमाया, उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन पंजाब के साथ कर्नाटक सरकार भी अब बैकफुट पर आ गई है। पंजाब में आप सरकार है और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। दर्शकों आपको बताएं, सवाल यह उठ रहा है कि जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सकते हैं तो फिर कर्नाटक और पंजाब के शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी और कांग्रेस के निशाने पर पंजाब के मंत्री हरजोत बैंस हैं, तो वहीं कर्नाटक में बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस सरकार में मंत्री मधु बंगारप्पा हैं। आपको यह भी बताएं, बीजेपी दावा करती है कि दोनों राज्यों में पेपर लीक हुए हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय करने की जगह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकार पीछे हटती है। बड़ी बात तो यह कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक पेपर लीक पर अब तक खामोश है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस भगवंत मान के इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, जिन्होंने दावा किया था कि अगर पंजाब में परीक्षा में पेपर लीक होते हैं तो जिम्मेदार मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा, पंजाब ग्रुप बी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए 6 महीने हो गए, वहीं कक्षा 12वीं की अंग्रेजी और फार्मासिस्ट परीक्षा के पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन पंजाब में ना कोई जांच हुई, ना ही कोई जवाबदेही तय की गई। ऐसे में कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल समेत बीजेपी अब एक्शन में है। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह हैं। आपकी सरकार इन दोनों मंत्रियों के इस्तीफे की मांग तेज की जा रही है। आम आदमी पार्टी सरकार से कहा जा रहा है कि इनसे इस्तीफा लिया जाए, लेकिन दर्शकों इसके लेकर अब सियासत भी हो रही है। सुनिए जरा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। पंजाब आज त्राहिमाम कर रहा है। पंजाब में एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। पंजाब का युवा नशे की गिरफ्त में है। हर जगह चिट्टा बिक रहा है। युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। लेकिन मिस्टर अरविंद केजरीवाल इधर उधर मस्त हैं। आजकल गोवा में गए हुए हैं। देश के अंदर झूठा फेक नैरेटिव पेडल कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने बोला था कि यदि कभी भी पंजाब के अंदर कोई भी पेपर लीक हो जाता है तो मैं अरविंद और भगवंत मान शिक्षा मंत्री का तुरंत मिली सेकंड के अंदर त्यागपत्र ले लेंगे। तो आज मैं मनीष सिसोदिया को और इनके दोनों ही नेताओं को चैलेंज कर रही हूं, भारत की जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। कब ले रहे हो भाई अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा?
अरविंद केजरीवाल के सिद्धांत और हाथी के दांत, खाने के अलग दिखाने के अलग। आज 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 6 7 पेपर लीक पंजाब में हुए हैं, तो इनके बेशरम और निर्लज मुख्यमंत्री और उनसे ज्यादा बेशरम और निर्लज एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस आकर कहते हैं कि हमने तो पेपर लीक पकड़ लिया। मैं कांग्रेस बीजेपी को कहना चाहता हूं, झूठ फैलाना बंद करो। तुम्हारे झूठ के सहारे ही जनता ने तुम्हारी ये स्थिति कर दी है कि एक को कोई पूछता नहीं, दूसरे के शिक्षा मंत्री को रिजाइन करना पड़ रहा है। सीजेपी के जो हमारे साथी हैं, उनसे जब कहा गया तो वो इस मुद्दे पर भी वो चुप्पी साधते हुए दिखे। मेरा मानना है इस देश में सबकी अकाउंटेबिलिटी एक समान फिक्स होनी चाहिए। बेरोजगारी इतनी है, लोग तैयारी करते हैं और लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। ऐसे चोर लोग सत्ता में बैठे रहेंगे तब तक जो है देश हमारा सुधरने वाला नहीं है। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, इधर सियासत हो रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, और उधर बीजेपी ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, पहले तो आप जंतर मंतर की तस्वीर देखिए। ये पूरा जंतर मंतर जहां बवाल हुआ, जहां पर गालियां दी गई, जहां पर पुलिस को पीटा गया, ये अब खाली हो चुका है। दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए। यहां पर अब सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी है, दिल्ली पुलिस की मौजूदगी, और पूरा जंतर मंतर खाली हो चुका है। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं दर्शकों, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया और मंत्री बनाए गए प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री, और उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, कार्यभार संभाला है। दिखाइए जरा, आज एक बड़ी मीटिंग हुई है शिक्षा मंत्रालय से, तस्वीर सामने आई है जहां उन्होंने कार्यभार संभाला है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, कल दर्शकों बहुत बड़ी तैयारी में है मोदी सरकार। ये आप देख रहे हैं, संसद का मानसून सत्र चल रहा है और कल पेपर लीक के खिलाफ बिल आने वाला है। लेकिन आपको बताएं दर्शकों, ये बिल बहुत खास है, ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है और ये बिल बहुत जरूरी था। इसके लिए पीएम मोदी ने जनजी को आज संदेश दिया और इंस्टाग्राम पर यह संदेश काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। लेकिन इस बिल में क्या है, क्या तैयारी है, आइए जरा आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। मोदी सरकार पेपर लीक रोकने के लिए संशोधन करने जा रही है। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में बड़ा बदलाव होगा। इस बिल को मंत्री जितेंद्र सिंह कल लोकसभा में पेश कर सकते हैं। इसमें सजा और जुर्माने के प्रावधानों को और सख्त किया गया है। बिल में 2 नई धाराएं 12A और 12B जोड़ी गई है दर्शकों। इसके तहत केंद्र सरकार स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी को सिर्फ 2 महीने में अपनी जांच पूरी करनी होगी। और आपको दिख रहे हैं यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिति बनाने की भी बात कही है। बिल में अपील करने के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। अपील पर 2 जजों की बेंच सुनवाई करेगी और 3 महीने में इसका निपटारा करना होगा। नए कानून में कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा होगी। जेल के साथ 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान भी है। अगर अपराध किसी संगठित गिरोह की तरफ से किया जाता है तो न्यूनतम 7 साल की सजा और 10 करोड़ जुर्माने तक का प्रावधान है। इधर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी ने कामकाज संभाल लिया है। रविवार को ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक बैठक ली उन्होंने। दरअसल प्रहलाद जोशी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सक्रिय राजनीति में लंबे समय से हैं। कई मौकों पर वो पार्टी के लिए संकट मोचक की भूमिका भी निभा चुके हैं। वो 2012 से 2016 तक बीजेपी के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इसी दौरान कर्नाटक में बीजेपी के संगठन का तेजी से विस्तार किया गया। 2019 में प्रहलाद जोशी पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री बने। उस समय उनके पास कोयला और खान मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा वो कई महत्वपूर्ण मंत्रालय का कार्यभार संभाल चुके हैं। अब देश की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई है। अब आपको बताते हैं आज प्रहलाद जोशी ने छात्रों से क्या कहा है, सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा विश्वास रख के मुझे ये जिम्मेदारी सौंपा है। जो भी इधर अभी हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। लगभग 11 बजे से अभी 3 बज रहे हैं, 3 बजे तक हम कंटिन्यूसली मीटिंग किया है। मुझे विषय नया है, पूरा समझने के बाद डिटेल में आपसे बात करूंगा।
लेकिन दर्शकों, बिहार में प्रदर्शन हो रहा है, कर्नाटक पंजाब तक ये आग पहुंच गई। इधर यूपी में क्या हो रहा है दर्शकों, आइए आपको बताता हूं। यूपी में तो सियासी वार पलटवार शुरू हो गया है और जैसे आप देखते हैं चेस में मोहरे सेट किए जाते हैं, वैसी ही तैयारी योगी आदित्यनाथ और ओवैसी की शुरू हो गई है। अखिलेश क्या कर रहे हैं, आज यूपी की सियासत में क्या हुआ है, एक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। अब तैयार हो जाइए, बाबा अपनी जबान से बोलेंगे 80-20 का खेल होगा। अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, लेकिन बांटने वाले लोग ये आपके हितैषी नहीं हैं। यूपी में बेईमानी न होती तो शायद सरकार न बनती। अब देखिए दर्शकों, यूपी में सियासी वार पलटवार कैसे शुरू हुआ है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। पहली दिखाइए तस्वीर। आज योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के गढ़ में गए, वहां से क्या उन्होंने कहा, सुनिए जरा, एमएन सुनाइए हल्का। खड़ा किया था इटावा के सामने 2017 के पहले पहचान का संकट किसने खड़ा किया था? लोग आएंगे फिर से उस काल रात्रि की ओर आपको ले जाने का प्रयास करेंगे, जिसने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, लेकिन बांटने वाले लोग ये आपके हितैषी नहीं हैं। ये समाज और देश के दुश्मन हैं। एक गढ़ में अखिलेश यादव थे, उन अखिलेश यादव के गढ़ में योगी आदित्यनाथ थे और दूसरे गढ़ में असद उद्दीन ओवैसी मुरादाबाद पहुंचे, अखिलेश को चैलेंज किया। सुनवाइए जरा ओवैसी ने क्या कहा। है हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर, निजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद। मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा। असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा। दिखाइए जरा यूपी में सियासी वार पलटवार कैसे शुरू हुआ है। ये आप अखिलेश यादव देख रहे हैं। पहला गढ़ है इटावा अखिलेश का, जहां पहुंचे योगी आदित्यनाथ, देख रहे हैं आप, और योगी ने जबरदस्त दहाड़ मारी है। इसके बाद अखिलेश का एक और गढ़ है दर्शकों, जो है मुरादाबाद, लेकिन मुरादाबाद से ओवैसी ने चैलेंज दिया। अब ये चैलेंज अखिलेश के लिए कितना मुश्किल होगा दिखाएंगे आपको। अगली तस्वीर दिखाइए, क्योंकि अखिलेश के सामने एक और दिक्कत है। जौहर यूनिवर्सिटी में कार्रवाई, और जौहर यूनिवर्सिटी के भंवर से अखिलेश कैसे निकलेंगे, क्योंकि यहां आजम खान पर कार्रवाई, जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर अखिलेश के लिए चुनौती खड़ा करेगा, क्योंकि अखिलेश का मुस्लिम वोट बैंक जौहर यूनिवर्सिटी पर अगर बुलडोजर चला तो छिटक जाएगा, और उधर ओवैसी उन्हें पहले ही चैलेंज कर चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। जंतर मंतर पर कॉकरोचों के छूमंतर होते ही यूपी में 27 की सियासी स्ट्राइक शुरू हो गई। अखिलेश के दो मजबूत गढ़ एक ही दिन में योगी और ओवैसी ने भेदे। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि अगर साइकिल दोबारा चली तो पैडल मारने वाले दंगा करवाएंगे और करियर पर बैठने वाले जमीनों पर कब्जा करेंगे। लोग आएंगे फिर से उस काल रात्रि की ओर आपको ले जाने का प्रयास करेंगे, जिसने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, लेकिन बांटने वाले लोग ये आपके हितैषी नहीं हैं। ये समाज और देश के दुश्मन हैं। अखिलेश के साथ असली खेला तो मुरादाबाद में हुआ, जो दशकों से समाजवादियों का भेद दिखला रहा है।
वहां हैदराबाद से आए पतंगबाज असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसी फील्डिंग सेट की कि सपा के कप्तान देखते रह गए। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद। ओवैसी साफ कह रहे हैं, अब हम दरी बिछाने वाली बी टीम नहीं है, अब हमें साइकिल की अगली सीट चाहिए, वरना हम पूरी साइकिल की पंचर कर देंगे। लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। कुल मिलाकर यूपी 2027 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। एक तरफ योगी का बुलडोजर है, दूसरी तरफ ओवैसी का दंगा कार्ड और अल्टीमेटम, और बीच में फंसी सपा की साइकिल। देखना होगा अखिलेश बिना अब्दुल साइकिल को पंचर होने से कैसे बचा पाते हैं। लेकिन दर्शकों, ये जंग तो अभी शुरू हुई है। पहले आपको बताते हैं दो चिर परिचित प्रतिद्वंदी हैं। एक हैं योगी आदित्यनाथ और दूसरे हैं अखिलेश यादव। दोनों आमने सामने। अखिलेश यादव जब कॉकरोचों की जीत का जश्न मना रहे हैं, तब अखिलेश के गढ़ में योगी ओवैसी ने डबल स्ट्राइक कर दिया। सीएम योगी ने आज मैनपुरी और इटावा में रैलियां की। दर्शकों, इस दौरान सीएम योगी ने 1286 करोड़ रुपए की सौगात दी। सीएम योगी ने इस दौरान अखिलेश और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यानी सपाइयों पर तंज कसा। कहा मुलायम सिंह ने जमीन से जुड़कर राजनीति और काम किया, लेकिन बाद में पूरी व्यवस्था परिवारवाद और वंशवाद के सिंडिकेट में फंस गए। वो लोग यानी सपा वाले आएंगे तो आपको फिर से काल रात्रि की तरफ ले जाएंगे। यानी सपा के गढ़ में सीएम योगी ने अखिलेश को चैलेंज दिया है। दरअसल योगी की रणनीति सपा के सबसे मजबूत गढ़ में सेंध लगाने की है। दर्शकों समझिए इसे। 90 के दशक से इटावा में समाजवादी पार्टी जीतती रही है, उसका सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। और इटावा जिले की कुल 3 में से 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। लेकिन 2017 के बाद अखिलेश का यह गढ़ तेजी से ढहता जा रहा है और योगी की एंट्री 2017 में, उसके बाद बीजेपी ने इटावा में सीट जीती। सीएम योगी और बीजेपी अब इस जिले से समाजवादी पार्टी को साफ करने की तैयारी में है। आपको यह भी बताएं, इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। सुनिए जरा। एक समय यूपी से निकले हुए एक समाजवादी नेता ने जमीन से जुड़ करके कार्य किया था। सम्मानित मुलायम सिंह जी ने काम करने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में सपाई सिंडिकेट ने उनकी पूरी मुहिम को परिवारवाद और वंशवाद की विष बेल में ऐसे लपेट दिया कि कोई नौकरी निकलती थी वो सिंडिकेट उस पर हावी हो जाता था। यहां का नौजवान देखता रहता था। विकास के नाम पर लूट खसोट का जो दौर चला, उसने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। यूपी को बीमारू राज्य बना दिया। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य बीमारू हो जाएगा तो देश का क्या होगा? और यही होता था। आज बहनों और भाइयों, यूपी में न दंगा है, न कर्फ्यू है, न उपद्रव है। अब हमारा यूपी उत्सव प्रदेश बनकर के उभरा है। लेकिन दर्शकों, यहां तो योगी आदित्यनाथ पहुंचे। अब आपको अखिलेश के दूसरे गढ़ की तस्वीर दिखाता हूं, मुरादाबाद की, जहां पहुंचे हुए हैं सर पे टोपी असदुद्दीन ओवैसी। सीधे अखिलेश को चैलेंज करने के लिए दिखाइए फुल फ्रेम। ओवैसी ने कह दिया है आर पार की लड़ाई होगी। एमएन सुनाइए। परेशानी याद रखो। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, अगर ओवैसी ने चैलेंज किया तो क्या बिहार वाला खेला हो जाएगा? याद है ना आपको कैसे आरजेडी के साथ ओवैसी ने खेला कर दिया था। आइए आपको बताता हूं आखिर हुआ क्या था। यूपी में 27 की चुनावी जंग अब खुलकर शुरू हो गई है। पहली खबर तो ये, ओवैसी की एंट्री तो पहले ही हो चुकी थी, अब तो नया धमाका हो गया। दर्शकों सुनिए जरा ध्यान से, यूपी के लोग सुने।
ओवैसी ने अब सपा के दूसरे मजबूत गढ़ मुरादाबाद में स्ट्राइक की है। ये वही मुरादाबाद है दर्शकों, जहां 30 सालों से समाजवादी पार्टी का दबदबा कायम है, लेकिन अखिलेश के इस गढ़ में अब ओवैसी की घुसपैठ हो गई है दर्शकों। और आपको बताऊं मैं, ओवैसी ने आज मुरादाबाद में एक बड़ी रैली कर अखिलेश यादव को सीधा चैलेंज कर दिया। ओवैसी क्या कहते हैं? कहते हैं मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं गठबंधन करने को भी तैयार हूं। आज वक्त है बात कर लो, बाद में चुनाव खत्म होने के बाद रोना मत। यानी ओवैसी सीधे धमकी दे रहे हैं, डील कर लो नहीं तो खेल बिगाड़ दूंगा। ओवैसी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे एम फैक्टर है दर्शकों, जो समाजवादी पार्टी की ताकत रहा है। मुरादाबाद उन इलाकों में से है जहां मुस्लिम आबादी 47% के करीब है। यानी इस इलाके में मुस्लिम वोटर ही दर्शकों हार जीत का एक तरफा फैसला करते हैं। और यही वजह है दर्शकों कि मुरादाबाद में अभी 6 में से 5 विधायक समाजवादी पार्टी के। लेकिन ओवैसी ने मुस्लिम वोट काटा तो अखिलेश की जमीन खिसक जाएगी, यह भी तय मानिए। क्योंकि 2024 याद है आपको, कुंदर की उपचुनाव में मुस्लिम वोट बंटने का असर साफ दिखा था। 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली इस सीट पर उपचुनाव में बीजेपी जीत गई थी। कुंदर की उपचुनाव के बाद ओवैसी जानते हैं कि वो सपा को कितना डेंट पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो अखिलेश को डील करने का चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन इसे आज अखिलेश यादव हल्के में नहीं लेंगे, सुनिए जरा। लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हमारे हुकूक की लड़ाई है, हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते, अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं। चुनाव खत्म होने के बाद हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता, चलो मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? ओवैसी का काम है भावनात्मक बातें करके मुसलमानों को बरगलाना और कहीं ना कहीं मुसलमानों को हिंदुओं का डर दिखाना और भाजपा के पक्ष में एक माहौल बनाना, जिससे कि हिंदू वोट जो है वो भाजपा के पक्ष में एकजुट हो जाए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती जब वो अनर्गल बयान देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव में उनको फ़ायदा पहुंचता है ओवैसी के बयानों से। और इसीलिए समाजवादी पार्टी ऐसे धर्म के नाम पे राजनीति करने वालों के साथ आज तो क्या कभी भी हाथ नहीं मिलाएगी। असदुद्दीन ओवैसी हो या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सबका एक ही प्राथमिक एजेंडा है कि हिंदुओं के भीतर कैसे जातीय उभार करो, विभाजन करो और मुसलमानों को गोटबंद करो। तो गठबंधन भी कर ले तो कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार मोदी जी के और योगी जी के काम के आधार पर, विकास के आधार पर वोट मांगेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार 2027 में 2017 दोहराएंगे। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं, ओवैसी की पूरी तैयारी है और यह तैयारी ऐसी है कि असदुद्दीन ओवैसी इस समय एक ऐसी पूरी की पूरी तैयारी करके आए हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा समीकरण बदल देगी। कैसे, आइए आपको समझाता हूं। यूपी में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी पश्चिमी जिलों में रहती है। पश्चिम के कई जिले मुस्लिम आबादी जहां 50% से ज्यादा है। यही वजह है कि ओवैसी पश्चिमी यूपी को टारगेट कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में ओवैसी बिहार के सीमांचल वाली रणनीति लगा रहे हैं। बिहार के सीमांचल में भी मुस्लिम आबादी लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसी है। ठीक यूपी के पैटर्न पर दर्शकों ओवैसी ने बिहार में आरजेडी को ऑफर दिया था। याद दिलाता हूं आपको, तेजस्वी को लगा कि ओवैसी से हाथ मिलाना
हमेशा के लिए वोट बांटना जैसा होगा। नतीजा यह हुआ कि सीमांचल में ओवैसी ने 24 में से 5 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। और पश्चिमी यूपी की बात करेंगे तो यहां मुस्लिम बहुल 40 विधानसभा सीटें, मुरादाबाद में 47% है, रामपुर में 50% है, संभल में 48% के करीब मुस्लिम आबादी है। ओवैसी इन्हीं मुस्लिम सीटों पर अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं ताकि चुनाव से पहले प्रेशर बनाकर सपा या कांग्रेस जैसे दलों से डील कर सके। अगर सपा ने डील नहीं की तो ओवैसी बिहार जैसा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सोचिए दर्शकों, अगर यह हुआ तो फिर काफी ज्यादा दिक्कत होगी। एक्सपर्ट से सुनिए क्या कहते हैं। मुलायम सिंह और उनकी पार्टी के राज में, सपा के राज में अब्दुल कभी दरी नहीं बिछाता रहा है। अब्दुल हमेशा उनके बराबर बैठता रहा है और यही वो इशू है जिस इशू पर योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने उनकी पार्टी को बुलडोज कर दिया 2017 में और ये बता दिया कि अब हम आपको प्रिविलेज क्लास बनाने का अधिकार अल्पसंख्यकों को नहीं देंगे। तो ओवैसी जो कुछ कह रहे हैं वो सही नहीं है, गलत है। ओवैसी के बारे में वैसे भी मुसलमानों के मन में ये सीधी सी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो उनसे कोई असर होने वाला नहीं है, वो चाहे जो करें। अखिलेश यादव का गढ़ उनके लिए रिजर्व है। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, बंगाल में भी एक ऐसी सियासत शुरू हो गई है। बंगाल में हालांकि चुनाव खत्म हो गए दर्शकों, लेकिन जो मुद्दा शुरू हुआ उसका यूपी में असर पड़ेगा। वो है दर्शकों आदीना। मुस्लिम पक्ष कहता है आदीना मस्जिद, हिंदू पक्ष कहता है आदिनाथ मंदिर। लेकिन आखिर वहां चल क्या रहा है आपको बताता हूं। पहली तस्वीर दिखाइए। यह दर्शकों पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित आदीना, जहां मुस्लिम पक्ष इसे मस्जिद बताता है, हिंदू पक्ष कहता है ये तो हमारा मंदिर था और इससे भी आक्रांताओं ने तोड़ा था। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कई कलाकृतियां हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती हैं। ये आपको वही तस्वीर में दिखा रहा हूं। लेकिन अब दावा किया जा रहा है दर्शकों हिंदू पक्ष की तरफ से कि यहां पूजा पाठ की जाएगी। ये देख रहे हैं आप तस्वीर। तैयारी तो ऐसी है कि हिंदू पक्ष यहां पर अब शिवलिंग भी लाने वाला है। पहले भी कई बार यहां पर पूजा पाठ का दावा किया गया है। हिंदू संगठन यहां पर पहुंचे भी हैं, तब ममता बनर्जी सरकार में थी। प्राण रक्षार्थम अस्माकं हिंदू धर्म। लेकिन दर्शकों अब तो ये मामला कोर्ट में जाएगा और दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि कोर्ट में गया तो हम इस आदिनाथ शिव मंदिर को लेकर ही रहेंगे, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। भारतीय संविधान प्रति अब इसे हिंदुओं में बढ़ रही जागरूकता कहें या धर्म की रक्षा के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत या मुस्लिम अताताइयों के अन्याय के खिलाफ दुनिया को सच बताने की हसरत, आप इसे जो भी कहें, बंगाल का अदीना मस्जिद विवाद कुछ इसी तरह का मामला है। हिंदुओं का दावा है कि यह मस्जिद नहीं बल्कि आदिनाथ मंदिर है, जिसे मुस्लिम कट्टरपंथियों ने तोड़कर मस्जिद बनाई। अस्माकं देश रक्षार्थम अस्माकं भारत रक्षार्थम। यही वजह है कि कल हिंदू संगठनों ने यहाँ पूजा पाठ और मस्जिद के बाहर शिवलिंग की स्थापना का ऐलान किया ताकि हिंदुओं के आराध्य भगवान शिव का ये मंदिर उन्हें वापस मिले। हालांकि एएसआई के रिकॉर्ड में ये मस्जिद है। ये सदियों पुरानी मस्जिद है। मुस्लिम शासन के दौर में ये बनी थी। ब्रिटिश ने भी इसको बरकरार रखा और कहीं किसी तरीके से कोई भी उसमें कोई आपत्ति या उसका टाइटल चेंज करने की बात नहीं है। तो सवाल ये कि फिर आगे क्या होगा। हिंदू संगठनों का ऐलान है कि वो हाईकोर्ट तक जाएंगे और कानूनी तरीके से भगवान शिव का मंदिर वापस मांगेंगे। हिंदुओं के इस ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। आशंका है अयोध्या, काशी, मथुरा की तरह ये भी एक राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ है, दावा क्या किया जा रहा है हिंदू संगठनों की तरफ से और क्यों दावा किया जा रहा है, यह भी आपको समझना होगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं आदिनाथ। ये आदिनाथ मंदिर है, हिंदू पक्ष कहता है, और इसके सबूत ये रहे। आप देखिए इन्हें ध्यान से। पश्चिम बंगाल में आदीना मस्जिद विवाद ने तूल पकड़ लिया है। हिंदूवादी संगठनों ने आदिनाथ मंदिर होने का दावा किया है। आदिनाथ पुरातन शिव मंदिर नाम की संस्था ने यहां पूजा पाठ भी की है। इस संस्था ने सोमवार को यहां शिवलिंग स्थापित करने का भी ऐलान कर दिया।
अदीना मस्जिद के पास 3.6 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित करने की घोषणा की गई है। 289 किलोमीटर दूर हुगली के तारकेश्वर से लगभग 3.6 फीट ऊंचा और 1.5 टन का शिवलिंग लाया जाएगा। आदिनाथ पुरातन शिव मंदिर का दावा है कि मस्जिद आदिनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई। तथा कथित मस्जिद में शिवलिंग के अलावा कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए इन्हें। इसके अलावा हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कई आकृतियां और निशान मिलते हैं। यहां की दीवारों पर हर एक कलाकृति हिंदू धर्म को परिभाषित करती है। दुनिया की किसी भी मस्जिद में हिंदू धर्म से जुड़े ये आप देख रहे हैं कलाकृतियां, आकृतियां नहीं होती। इसलिए यह मस्जिद नहीं मंदिर है जो हिंदुओं को वापस मिलना चाहिए, यह हिंदूवादी संगठनों का कहना है। लेकिन दर्शकों, एक बात, महत्वपूर्ण बात, यह मामला कोर्ट में भी गया है और इसको लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं हिंदूवादी संगठन दिखाता हूं मैं आपको। यह आप देखिए, हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान कर दिया है, इसके बाद एएसआई अलर्ट पर है। एएसआई का कहना है कि उसके रिकॉर्ड में यह मस्जिद है जिसे राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व कानून 1958 के तहत यह संरक्षित इमारत है, इसलिए संरक्षित स्मारक को छेड़छाड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती। इधर पश्चिम बंगाल की मालदा पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। दर्शकों, आपको बताऊं, कहा गया है कि पुलिस को स्पेशल मीडिया पोस्ट के बारे में पता चला है जिसमें दावा किया गया कि कुछ संगठन अदीना स्मारक का दौरा करने जा रहे हैं। पूजा तथा दूसरे समारोह सहित धार्मिक अनुष्ठान करने का ऐलान किया गया। ऐसे में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक है, इसके परिसर में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या अन्य अनाधिकृत गतिविधि की अनुमति नहीं है। ऐसा अगर किया गया तो पुलिस ऐसे लोगों और संगठनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। हालांकि यह मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। सुनिए जरा। जब से शुभेंदु अधिकारी ने इक़्तिदार की कमान संभाली है, उस वक्त से फ़िरक़ा वाराना माहौल, तनाव और टकराव बढ़ गया है। अभी फ़िलहाल जो अदीना मस्जिद की बात कही जा रही है, ये सदियों पुरानी मस्जिद है। मुस्लिम शासन के दौर में ये बनी थी। ब्रिटिश ने भी इसको बरकरार रखा और कहीं किसी तरीके से कोई भी उसमें कोई आपत्ति या उसका टाइटल चेंज करने की बात नहीं आई। और अब फ़िरक़ा परस्त ताकतों के हौसले बुलंद हैं और वो चाहते हैं कि अदीना मस्जिद में पूजा पाठ की जाए, जलाभिषेक किया जाए। तो इससे अगर ऐसा कुछ होता है और वहाँ की हुकूमत करने की इजाज़त देती है तो इससे तनाव बढ़ेगा और खुदा न खास्ता पूरे बंगाल में अगर फ़िरक़ा वाराना तनाव बढ़ा तो उसकी जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी की होगी। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, यह विवाद अब अगर आगे बढ़ा तो यह पूरे देश में चर्चा का विषय बनेगा। दिखाता हूं क्यों। पहले तो आप देखिए, इस विवाद में शुभेंदु सरकार और ममता बनर्जी आमने सामने आएंगे। अगली तस्वीर दिखाइए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान, तब टीएमसी में, उन्होंने एक पोस्ट किया था और इसमें अदीना मस्जिद बताई थी, लेकिन वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए थे और कईयों ने बताया कि ये तो आदिनाथ शिव मंदिर। वापस आइए। और अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, ये विधानसभा में भी मामला उठा और इसमें बाकायदा बीजेपी ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। सुनवाइए जरा, इसे एमएन सुनाइए इसको। और को अदीना मस्जिद नहीं है, वो आदिनाथ की मंदिर है, इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है, एएसआई का डॉक्यूमेंट है और उसको करने देना चाहिए। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, बीजेपी विधायक ने भी इस मामले में स्पष्टता दिखाई है। सुनवाइए जरा। लेकिन वहां मुझे सिर्फ কালকে প্রসূনবাবু যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন, मैं अदीना मस्जिद देखने मालदा गया था, लेकिन वहाँ मुझे सिर्फ एक खंडर दिखाई दिया। उस खंडर का हर पत्थर आज भी चीख चीख कर कह रहा है, मैं अदीनाथ मंदिर हूँ। আমি গৌড়ে গেছিলাম। अब दर्शकों सोचिए जरा, आखिर ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों हो रहा है? मैं आपको बताता हूं दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि ये देश भर का बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। अदीना मस्जिद विवाद लंबे समय से चल रहा है। ममता बनर्जी सरकार के दौरान यहां पूजा पाठ भी की गई थी। पिछले साल भी अदीना मस्जिद कैंपस में पूजा पाठ की गई, लेकिन यह विवाद तब ज्यादा चर्चा में आया उस वक्त जब क्रिकेटर और टीएमसी के सांसद तब थे यूसुफ पठान, उन्होंने एक तस्वीर जारी की।
बरहामपुर से सांसद यूसुफ पठान ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की। इसमें पठान ने इसे अदीना मस्जिद बताया था। तब से विवाद बढ़ गया। हालांकि मंदिर मस्जिद विवाद को बीजेपी ने भी अब मुद्दा बना लिया है। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुद्दे को संसद में उठाया, जहां उन्होंने दो टूक कहा कि अदीना मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद हिंदू और बौद्ध धार्मिक ढांचों की सामग्री का उपयोग कर किया गया था। स्थानीय परंपराएं और ऐतिहासिक तथ्य से भी ये पूरी तरह से मंदिर है। ये भगवान शिव और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ प्राचीन मंदिर है। आपको बताएं, पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा है। बीजेपी के विधायक तरुण ज्योति ने सदन में इस मुद्दे को उठाया। उत्तर बंगाल विकास का जिक्र कर अदीना मस्जिद का उल्लेख किया। कहा, मैं मालदा में खुद अदीना मस्जिद को देखने गया। वहां मुझे केवल और केवल एक खंडहर दिखा। उस खंडहर का हर पत्थर चीख चीख कर कहता है कि मैं आदिनाथ मंदिर हूं। और इसे लेकर अब दर्शकों बंगाल में भी सियासत बढ़ गई। लेकिन आप सोचिए कि अगर इस तरह से सियासत बढ़ेगी, यह मुद्दा बढ़ेगा, तो इसका असर क्या हो सकता है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप तस्वीरों को देखिए ध्यान से। कलाकृतियां कैसी हैं। यहां भगवान गणेश की आपको कलाकृति दिखाई देती है। कई ऐसी मूर्तियां हैं जो मस्जिद में नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं, ये हिंदू पक्ष कहता है। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, दिखाइए जरा। लेकिन दर्शकों सोचिए जरा, आखिर मस्जिद में ये कलाकृतियां क्यों बनाई गई हैं? यही सवाल सबके जहन में आ रहा है। और पश्चिम बंगाल की अदीना स्मारक पर विवाद अब तेज हो गया। लेकिन इस तथाकथित मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। जानकारी के मुताबिक अदीना मस्जिद का निर्माण 1373 ईस्वी में किया गया था। 653 साल पहले बंगाल के सुल्तान सिकंदर शाह ने मालदा के पांडुआ में इसका निर्माण कराया, ऐसा कहा गया। हिंदू संगठनों का मानना है कि सिकंदर शाह ने आदिनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई, क्योंकि सुल्तान सिकंदर ने अपनी ताकत दिखाने के लिए दिल्ली सल्तनत पर जीत के प्रतीक के रूप में इसे बनवाया। मालदा से करीब 16 किलोमीटर दूर पांडुआ में स्थित आदीना भारत की इस्लामी वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में इसे गिना जाता है। 260 पत्थर के स्तंभ और 387 मेहराबों वाले ये परिसर कभी भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद माने जाते हैं। हालांकि भूकंप से क्षतिग्रस्त होने के बाद ये लंबे समय से वीरान है और एसआई के तहत संरक्षित है। लेकिन इसकी दीवारों की कलाकृति मुस्लिम शासकों की बर्बरता की कहानी भी कहती है। मालदा की मस्जिद के इस भव्य परिसर में सैकड़ों पत्थर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, स्तंभ में है, मेहराब तो दिखते हैं जिन पर कमल के फूल हैं। आपको बताएं, भगवान शिव, भगवान गणेश जैसे हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां हैं। दीवारों और छतों पर कमल के फूल और पंखुड़ियों की सुंदर नक्काशी भी है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रवेश द्वार के पास प्राचीन मंदिर की तरह द्वारपाल जैसी मूर्तियां भी दिखती हैं। अब सवाल ये कि आखिर मदीना स्मारक का सच क्या है? अब यही सच सामने आएगा दर्शकों। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए। युद्ध के मैदान में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक नई चाल चली है। डोनाल्ड ट्रंप 2 कदम पीछे हट गए और जब वो पीछे हटते हैं तो धमाका तेज करते हैं। पहली तस्वीर दिखाइए। आपको बताएं, यूएस का ईरान पर हवाई हमला हुआ, लेकिन पहले से अब ये हमले कम हो गए। इस तस्वीर को दिखाइए, एम्बियंस सुनाइए इसका। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि ईरान के मिलिट्री बेस पर जबरदस्त हमला किया गया। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, जहां पर आग जलती हुई दिखाई देती है। सुनवाइए। दर्शकों, मिलिट्री बेस पर यह हमला जो किया है, ये आईआरजीसी के लिए बहुत घातक साबित है। दावा किया जा रहा है कि नुकसान भी इससे ईरानी सेना को होने वाला है। दर्शकों, अब मैं आपको एक और वजह बताता हूं कि यहां हमला क्यों किया है। क्योंकि आईआरजीसी को इसलिए झटका लगा, शिपिंग लेन
अब पूरी तरह से दावा किया जा रहा है कि उस पर असर पड़ेगा और इस असर से ईरान को काफी ज्यादा दिक्कत होगी। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं दर्शकों। ईरान की मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। अभी पिछले 13 दिन से लगातार इसी तरह अमेरिका हमले कर रहा है, क्योंकि उसके हमले दूसरी बार जो वॉर शुरू हुआ है उसमें रणनीतिक हैं और इसलिए काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। अब दर्शकों, यूएस सेंटकॉम की तरफ से बाकायदा वीडियो जारी किया जिसमें बताया कि ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रहेगा, लेकिन अमेरिका ने अब रणनीति को बदल दिया है। दिखाएंगे आपको। There's a military exit where we just keep going just the way we are, and we can even make it a heavier dose, and it's knocking out everything they have. ट्रंप ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का ऑर्डर दिया, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने कुछ मिसाइल बरसाकर 13 दिन लगातार हमला कर ट्रंप की चेतावनी के बावजूद अब ईरान पर हमले रोक दिए। कल तक जो ट्रंप ईरान को विध्वंसक धमकी दे रहे थे, अचानक वो अपने बयान से ही पलट गए हैं। उड़ती उड़ती खबर तो ये भी आई है कि खलीफा को मारते मारते डोनाल्ड ट्रंप की मिसाइलें खत्म हो गई है। इधर ट्रंप का हमला रुका हुआ है, उधर खतरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और बाब अल मंदेब पर मंडराने लगा है, लेकिन ईरान पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा करना आफत को मोल लेने जैसा है। लेकिन दर्शकों, जब जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रणनीति बदली है, वो इस युद्ध में ज्यादा हावी हुए। हावी क्यों हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? आइए मैं आपको दिखाता हूं। ट्रंप ने 13 दिन हमले करने के बाद अचानक हमले रोकने का फैसला किया, और यह फैसला उस वक्त आया दर्शकों जब ट्रंप ईरान पर बड़ा हमला करने वाले थे। लेकिन अचानक ट्रंप ने ईरान पर हमले रोककर दुनिया को चौंका दिया है। दावा यह कि ट्रंप ने सलाहकारों और कैबिनेट सदस्यों के साथ एक बैठक की, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले रोकने का आदेश दिया है दर्शकों। और एक और दावा किया गया है कि अमेरिका की मिसाइलें खत्म हो रही हैं। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने एक चेतावनी दी कि अगर इस अभियान को और ज्यादा बढ़ाया तो मिडिल ईस्ट में पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी हो सकती है। अप्रैल तक अभी जो दावा किया गया है, अमेरिका 1200 से ज्यादा पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल कर चुका था। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन कैन ने ट्रंप को यह जानकारी दी। बताया यह गया दर्शकों कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान फिलहाल होल्ड पर है। विराम ऐसे समय में आया है जब कूटनीति की कोशिशें अचानक तेज हो गई। ओमान का एक डेलीगेशन तेहरान पहुंचा है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बात हो सके। वहीं खाड़ी देशों ने भी अमेरिका से फिलहाल संयम बरतने की अपील की। हालांकि अमेरिका ने इस बीच ये संदेश देने की कोशिश की कि जरूरत पड़ने पर हमले फिर से तेज हो सकते हैं। इसको लेकर क्या कहा गया सुनवाते हैं आपको। Talking about blowing up civilian power plants and bridges, much of the civilized world would consider that a war crime. Do you? I won't respond to that question. Who are you with? The New York Times. I figured so. Failing New York Times. Yeah, please. अमरीकी सेना अध्यक्ष जनरल डैन केन, जो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ हैं, उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है कि यदि अमरीका ईरान पे अपने हमले जारी रखता है तो अमरीका का जो मिसाइलों का जखीरा है वो कम होते जा रहा है और अमरीका अपनी स्वयं रक्षा भी नहीं कर पाएगा यदि अमरीका पे कोई सैनिक हमला होता है। इस चेतावनी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने आदेश दिए हैं कि ईरान पे आगे हमले नहीं होंगे। ये बात साफ दर्शाती है कि अमरीका के मिसाइलों का जखीरा कम होते जा रहा है, जो कि उसके उच्च सैनिक अधिकारियों के लिए बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। लेकिन दर्शकों, युद्ध में अब अलग तरह की रणनीति क्यों अपनाई जा रही है, इसे समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के साथ साथ अब बाब अल मंदेब पर नजर है और हूती विद्रोही दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला किया, और यह हमला बता रहा है कि युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। दिखाइए जरा इसे। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, जब युद्ध शुरू हुआ था तो अरामको को निशाना बनाया गया। एक बार फिर यहां पर हमला किया गया है, इसको भी दिखाइए। इससे ऑयल सप्लाई पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा दर्शकों।
लेकिन एक और तस्वीर आप समझिए, अब इजराइल पर भी हमला हुआ है। दावा किया गया है कि यरूशलेम पर रॉकेट से हमला किया गया, क्योंकि ईरान को लग रहा है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू भी सीधे इसमें शामिल हो गए। लेकिन इस बीच आपको बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात हो सकती है। यह मुलाकात बहुत हद तक दर्शकों को बताएगी कि आगे युद्ध में क्या होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां इस समय बनी हुई हैं, डोनाल्ड ट्रंप का युद्ध होल्ड करना, बेंजामिन नेतन्याहू से मीटिंग की खबर आना, ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर पक रहा है। आइए आपको बताएं, पर्दे के पीछे चलने वाली कूटनीति सिर्फ शांति के लिए नहीं होती है, पहले तो यह समझिए, बल्कि कई दफा उसका मकसद दुश्मन की तबाही भी होता है दर्शकों। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका जा रहे हैं। नेतन्याहू ट्रंप के बुलावे पर सोमवार को वॉशिंगटन डीसी रवाना होंगे, जिसके बाद मंगलवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होगी। अब सवाल ये, क्या ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ईरान के लिए खतरनाक ब्लूप्रिंट बनाएंगे? इस मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, नजरें रहेंगी, जिसमें 3 अहम मुद्दे हो सकते हैं। पहला मुद्दा ईरान युद्ध, दूसरा मुद्दा अरब देशों की सुरक्षा हो सकता है, और इस बैठक का तीसरा मुद्दा होगा लेबनान से युद्ध विराम, जिसमें फ्रंट लाइन पर अमेरिका रहेगा और सीक्रेटली मोसाद की भी एंट्री होगी। खबर यह है कि ट्रंप नेतन्याहू की बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा ईरान रहने वाला है। हो यह भी सकता है कि इस बैठक के बाद ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो, लेकिन अभी इस पर संशय बना हुआ है और इंतजार किया जा रहा है। सुनवाते हैं आपको इसे लेकर क्या कुछ कहा गया। मैंने कल विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और उन्होंने एक बार फिर मुझे आईसीसी के खिलाफ अमेरिका की कड़ी कार्रवाई करने की मंशा की पुष्टि की। आईसीसी दुनिया भर में न्याय व्यवस्था को खतरे में डालता है और यह लोकतांत्रिक संप्रभु राज्यों को अपनी संप्रभुता का प्रयोग करने के अधिकार को भी चुनौती देता है। जब भी कभी यूएस इजराइल के साथ बातचीत करेगा, मिलकर करेगा, ऑपरेशनल प्लानिंग करेगा, आप समझ सकते हैं निश्चित तौर पर एक बड़ा अटैक आने वाला है। इजराइल का जो मोसाद का नेटवर्क है पिन पॉइंटेड अटैक करवाने में, चाहे वो एरियल अटैक्स हो, ड्रोन अटैक हो, इंटेलिजेंस हो, सर्वेलेंस हो, सैटेलाइट स्ट्राइकिंग हो, इन सब चीज़ों में लिटरली कहा जा सकता है कि यूएस और इजराइल जब मिल जाते हैं तो वो एक डेडली स्ट्राइक बन जाती है। सो ऑब्वियस बात है कि अगर नेतन्याहू और ट्रंप मिलते हैं तो डेफिनेटली कप ऑफ टी तो बात करेंगे नहीं, बात करी जाएगी तो ईरान की करी जाएगी। सो ऑब्वियस बात है कि एक बहुत बड़ा अटैक, एक बहुत बड़ा हानि ईरान के ऊपर निश्चित तौर पर आती नजर हो रही है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं एक तूफान आ रहा है। तूफान ऐसा आएगा जो तबाही का मंजर दिखाएगा। आपको बताते हैं ये तूफान चाइना में आ रहा है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। पहली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए दर्शकों, चीन में ऐसा तूफान आया। ये तूफान आ चुका है दर्शकों, दिखाइए जरा हवा कितनी तेज है आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। देख रहे हैं इस तूफान का नाम है टाइफून नॉल और ये चीन से टकरा चुका है। दिखाइए जरा कैसे चीन में टकराते ही कोहराम मच गया। दर्शकों ये तूफान इतना खतरनाक था कि लोग जहां थे वहीं रह गए, ठहर गए। ये देखिए नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है। फुल फ्रेम दिखाई। चीन में अब रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है।
आपको जानकारी दे दें, एक आंकड़ा सामने आया, लगभग 8 लाख लोगों ने जो जहां तूफान टकराया है वहां से अपना ठिकाना बदला है। देखिए आप, हवा की रफ्तार कितनी तेज है, कई दुकानें उड़ गई, कई लोगों का सामान उड़ गया। दर्शकों, एक तरफ चीन में अभी हाल ही में बाढ़ आई और अब टाइफून नॉल ने खतरनाक तबाही मचाई है। आइए आपको बताते हैं इस वक्त चीन में हो क्या रहा है। एक तरफ बाढ़ है, दूसरी तरफ तूफान। चीन के दक्षिणी हिस्से पर तूफान नॉल ने जमकर तबाही मचाई। नॉल रविवार को चीन के कई प्रांतों में देखा गया। आपको बताएं, यह दस्तक देने वाला साल का सबसे शक्तिशाली तूफान है। इसकी वजह से पूरे दक्षिणी चीन में लगातार भारी बारिश हो रही है। करीब 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली, जिसने कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित किया है। तूफान के खतरे को देखते हुए 8 लाख लोगों को उनके घरों से निकाला गया है। तूफान की वजह से कई इलाकों में अचानक खतरनाक बाढ़ आ गई, जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से चीन के गांसू प्रांत में 10 लोगों की मौत की खबर है। नॉल धीरे धीरे अंदरूनी हिस्सों में होता हुआ हुनान प्रांत की ओर बढ़ रहा है। हांगकांग के एहतियात के तौर पर 410 से ज्यादा उड़ानें रद्द करने की खबर है, तो वहीं 150 हाई स्पीड रेल सेवाओं को भी रद्द करवाया गया है। वहीं 2 हफ्ते पहले आए टाइफून बाबी से भी ज्यादा शक्तिशाली ये तूफान बताया जा रहा है। लेकिन दर्शकों, इधर चीन में तूफान आ रहा है और उधर भारत में भी कई इलाके हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए, जहां बारिश हो रही है और कई जगह अब भी बारिश का इंतजार किया जा रहा है। दिखाते हैं आपको, पहली तस्वीर दिखाइए जरा। असम में दावा किया जा रहा है लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। एक आंकड़ा आया है, 7 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। ये तस्वीर आपके सामने। अब जो गांव थे दर्शकों, असम के 180 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। दिखाइए जरा लोग कैसे फंसे हुए हैं, इन्हें निकाला जा रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए। ठीक है, ओ छनको लेके लाया गुजरात में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। देखिए आप जरा, एक मासूम की जान बचाने के लिए कुछ युवक आ गया है। देखिए कितना छोटा है ये बालक। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर को, कैसे इस बालक को बचाया गया। कई जगह पर दर्शकों अब भी बाढ़ की वजह से हालात खराब हैं। वहां रेस्क्यू टीम पहुंच रही है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज करगिल विजय दिवस है दर्शकों, और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। उस समय उन्होंने कई कविताएं कही और आज उन्हीं की एक कविता है जो आपको सुननी चाहिए। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यही करगिल विजय है दर्शकों, जब भारत कदम मिलाकर चल रहा था। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ। हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।